गायब है? ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल टॉपिक नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल का भी कार्यक्रम ज़रूरी था, है ना। आज हम लोग अपनी दो रिवर्स जो हमें परसों टाइम नहीं मिला था पढ़ने का, चेतांग और राक्षी या राका, हमने जो पढ़ ली हैं सारी इंपॉर्टेंट तो लगभग पढ़ ली हमने। यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा और टांगरी। टांगड़ी भी लिख देते हैं, टांगरी भी लिख देते हैं। ये 5 नदियां हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हरियाणा की, उत्तरी हरियाणा की और पूर्वी हरियाणा की। इसे कहते हैं पूर्वी हरियाणा। ये सारी हैं पूर्वी में आती हैं, लेकिन कुछ जैसे इसको देखें अगर तो ये उत्तरी, सबसे उत्तरी दिशा में बहने वाली नदी कौन सी? आपकी घग्गर, क्योंकि इसकी एंट्री आपके पंचकुला से थी। इसकी यमुनानगर, इसकी अंबाला, ये भी पंचकुला से निकली और ये यमुनानगर, यानी 2 यमुनानगर की हैं, 2 पंचकुला। लेकिन ये पंचकुला में बाहर से आई थी आपके यहाँ और ये आपके यहीं पे बनी थी। ये हरियाणा की पूर्ण रूप से नदी अगर कहें तो कौन सी है? टांगड़ी। ये 5 है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कई बार HSSC ने, भाई बीच में बातचीत मत करो, किसी को डिस्टर्ब मत करो, तो 2 नदियां कई बार एग्जाम में आई, इसलिए बात कर लेते हैं। एक का नाम है राका या इसी को कह देते हैं राक्षी, और एक नदी है चेतांग नदी, है ना। ये 2 नदियां इंपॉर्टेंट है, ये तो एक ही है और कह लेते हैं। राक्षी या राका नदी है ही नहीं, लेकिन बारिश में कभी कभार एक नाले के रूप में बहती दिखती है, और इसको भी देखा गया है ये यमुनानगर के पहाड़ों से नहीं, मैदानी भाग से निकलती है। तो इससे आइडिया लगाओ कि यमुनानगर में कौन से मैदानी भाग में नदी का कोई सोर्स ऑफ वाटर तो होगा ही नहीं, इसीलिए इसमें पानी की मात्रा सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? बारिश। और इसीलिए इसका नाम बड़ी बड़ी जगह लिखा ही नहीं मिलेगा आपको, इसकी कहीं लोकेशन भी खास स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा में पूछा गया इसलिए पढ़ लेते हैं। यमुनानगर से ये नीचे की तरफ आती है। नीचे क्या आएगा? यमुनानगर से नीचे की तरफ थोड़ा सा ये टच कर देती है मैदानी इलाकों में अंबाला, और फिर ये कुरुक्षेत्र की तरफ निकलती है, कुरुक्षेत्र की तरफ जाके, और फिर फाइनली ये भी सरस्वती के साथ ही मिल जाती है। इसी तरह चेतांग नदी है, ये एक डिस्प्यूटेड रिवर है। बहुत लोगों का मानना है कि ये चेतांग अगर हरियाणा की कहें तो साउथ की नदी है साहिबी, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। साहिबी भी वार्षिक ऐसी कोई साल भर बहने वाली नदी नहीं है, बारिश में पानी आता है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, साहिबी अलग नदी है, चेतांग अलग। चेतांग को कुछ लोग कहते हैं पुरानी एक नदी थी, दृशद्वती नदी, ये ऐतिहासिक है। वैदिक काल में इस नदी का जिक्र आया और कहते हैं हमारी चेतांग ही कौन सी नदी थी? दृशद्वती। अब एग्जाम में क्या आ सकता है? चेतांग नदी के किनारे जो आपका हिसार है ना, हिसार, इसकी एक सभ्यता थी सीसवाल, और सीसवाल काली जो एक गांव है सीसवाल, यहाँ एक सभ्यता के बर्तन कपड़े मिले, और ऐसा माना जाता है कि ये सभ्यता हड़प्पा से भी पुरानी है। हड़प्पा बाद में आई, तब थी ही नहीं जब कौन सी थी? सीसवाल। तो हरियाणा में हड़प्पा से भी पुराने कल्चर के कपड़े बर्तन वगैरह मिले, इनके औजार, इनके घर के सामान, सीसवाल की सभ्यता। सीसवाल गांव के कारण कहाँ पड़ता है? ये हिसार। ऐसा माना जाता है ये कौन सी नदी के किनारे था? दृशद्वती। अगर उस हिसाब से ध्यान दें तो हमें लगता है कि हाँ, हो सकता है चेतांग ही दृशद्वती रही हो, लेकिन इसकी कहीं क्लैरिटी किसी किताब में या विकिपीडिया पे आपको नहीं मिलेगी। वो डिपेंड करता है उन्होंने क्वेश्चन कैसे दिया। हम दोनों को ऑप्शन में लेके चलेंगे। दृशद्वती चेतांग आया तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर हम किसके साथ टिक कर देंगे? साहिबी। साहिबी दक्षिणी हरियाणा की है, ये उत्तरी हरियाणा की। तो चेतांग में ही जाके आपकी ये वाली रिवर गिर जाती है, कौन से वाली? और फिर चेतांग गिर जाती है सरस्वती में, सरस्वती जाके घग्गर में। तो ये मान के चलो कि ये सब फाइनली जाके किस में गिरती हैं? घग्गर। यमुना में इनमें से कोई सी नहीं गिरती। सरस्वती भी ऊपर की तरफ बहती है, घग्गर में जाती है। मारकंडा भी, टांगड़ी भी, चेतांग भी और राक्षी भी। राक्षी मिलती है चेतांग में, और जब ये मिलती हैं तो सिर्फ ये 2 जिलों में से बहती है। ये कहाँ थी?
यमुनानगर। नीचे कुरुक्षेत्र में शाहबाद नाम की जो जगह है ना, वहाँ पे ये इसमें मिल जाती है। इसमें एक नाला टाइप है, कोई बहुत बड़ा इसकी लेंथ नहीं है। तो ये सोचो यमुनानगर के मैदानों से निकली और मैदानों से निकल के ये चेतांग में जाके अगले ही जिले में, यमुनानगर से निकल के नीचे की तरफ कुरुक्षेत्र आ गया ना, वहां जाके शाहबाद में ये इसमें गिर गई, चेतांग नदी में। फिर चेतांग किसके पैरेलल बह के चली? सरस्वती। और फिर आगे जाके ये किस में गिर गई? घग्गर में। ऐसे ही हमने पढ़ा था, टांगड़ी ऊपर से आई थी और फिर आके किस में गिर गई थी? अंबाला में ही वो मिलके और आगे बही थी फिर मारकंडा में। टांगड़ी मारकंडा में, मारकंडी कंडा सरस्वती, ये घग्गर में। यहाँ देखें तो राक्षी चेतांग में, चेतांग सरस्वती के पैरेलल और जाकर किस में गिर गई? घग्गर। तो सबका पानी इकट्ठा होके किसको मिला? इसलिए आपने घग्गर पे O2 बैराज बनाया। स्टार्टिंग में 4 बना रखे हैं इसी पर, दीवानवाला, दंगराना, कौशल्या और एक और क्या था? छामला। ये उत्तरी हरियाणा की 2 नदियां। समझ में आ गई सबको ये? अब बात करते हैं दक्षिणी हरियाणा की। दक्षिणी हरियाणा की 4 नदियां इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर की सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट थी, 2 हमने एक्स्ट्रा में पढ़ ली। 5 कौन कौन सी? यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, टांगड़ी। 2 हमने पढ़ी, चेतांग और राक्षी या राका। दक्षिण हरियाणा की सिर्फ 4 नदियां हमारे काम की हैं और ये चारों ज्यादातर निकलकर आती हैं अरावली, सारी की सारी अरावली। अब आप ये जानते हैं कि अरावली दुनिया के सबसे प्राचीन पहाड़ है और सिर्फ आपका हक नहीं है इन पे, ये राजस्थान में भी हैं, ये हरियाणा में भी हैं और ये दिल्ली में भी हैं। ये सारे का सारा इलाका जो है ये अरावली का ही तो है, छुटपुट पहाड़ियाँ। तो आपकी सारी की सारी नदियाँ कहाँ से निकल के आती हैं? अरावली। जैसे उत्तर की ज्यादातर निकली थी शिवालिक से, एक को छोड़ दें यमुना, वो यमुनोत्री से। अरावली से निकल के आपकी राजस्थान की तरफ से एक आधी आपके आसपास से। जैसे सबसे पहली नदी का नाम है साहिबी। साहिबी को ही हम साबी नदी भी कह देते हैं, साबी नदी। ऐसी एक नदी है इंदौरी। इंदौरी। एक नदी है आपकी दोहान और एक नदी है कृष्णावती। कृष्णावती। 4 नदियों के नाम, इन सब के डबल डबल नाम मिल जाएंगे आपको। इंदौरी का नाम है एक अंशुमती। अंशु मतलब होता है सूरज, अंशुमती। इसका नाम है वधूसरा, वधूसरा। और कृष्णावती का नाम है कसौती, कसौती। कहीं कहीं कसौती भी लिखा है, वो एक ही चीज है। तो हर एक के डबल नाम है दक्षिण हरियाणा की नदियों में। सबसे पहले साहिबी की बात करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा लंबी नदी है। दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? और ये इतनी लंबी है कि इसमें पानी रहता ही नहीं है। तो तुम खुद सोचो कितनी लंबी है ये। वैसे तो ये लंबी है, 120 किलोमीटर कहते हैं हमारे यहाँ, 100 के आसपास। लेकिन अरावली में क्योंकि बर्फ नहीं है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? एक बार गलती से इस साहिबी नदी में बाढ़ आ गई थी, बाय चांस की बात थी, इसमें बाढ़ आ गई और इसमें बाढ़ आने से हरियाणा और दिल्ली के आसपास का इलाका डूब गया। ये 1977 की बात है। मुझे ध्यान है मेरे फादर जो थे वो बताते थे ये बात कि ऐसे 77 में एक बार बाढ़ आई थी और दिल्ली के जो गांव थे ना ये इस कदर डूब गए थे कि लोग गांव के बाहर जहाँ टापू टाइप होता ना कहीं, वहां जाके रहे और हेलीकॉप्टर से वहां खाने का सामान डाला जाता था। ये सच्ची घटना है, ये 77 में ऐसा हुआ था। तो जो गाय भैंस थी ना गांव में, उन सबको लोग रिश्तेदारियों में छोड़ गए थे। मेरी मम्मी हरियाणा से, पापा दिल्ली से, तो वहां से भैंस आके और यहाँ पे बांधी गई थी। ये सबने किया था क्योंकि हरियाणा के लोगों का इलाका थोड़ा सेफ रह गया। नदी में यहीं की में बाढ़ आई पर डूबी कौन थी? दिल्ली। क्योंकि आपका तो छोटा सा इलाका था, दिल्ली घिरी हुई थी, आपने तो घेर रखी है दिल्ली 3 तरफ से। तो दिल्ली डूबने के बाद ये फील हुआ कि भाई इस पे बांध बना दो, नहीं तो फिर दिल्ली का नुकसान करेंगे ये। इनका कुछ नहीं बिगड़ना था क्योंकि हमारा तो वैसे भी छोटा सा इलाका था, लेकिन बड़ा नुकसान किसका कर दिया गया? दिल्ली। तो ये बात उठी कि यहाँ बांध बनाया जाए और इसीलिए आपके हरियाणा का एक गांव पड़ता है मसानी, इसमें बांध बना दिया। ये कहाँ पड़ेगा? रेवाड़ी में। इस पे 1977 के बाद बांध बनाने का काम स्टार्ट हुआ और फिर कुछ साल बाद, जैसे कागज पत्री के काम में टाइम लगता है, 1989 में जाके ये बांध पूरी तरह से तैयार था। तब से आज तक बाढ़ नहीं आई यहाँ। तो ये बांध बना के हमने छोड़ दिया मसानी गांव में। कहाँ पर पड़ेगा ये? कभी इनकेस आ जाए तो दिल्ली नहीं डूबेगी, मसानी बांध के कारण। ये रेवाड़ी में है, इंपॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं ये निकलती कहाँ से आई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। साहिबी नदी निकलती है, पहला पॉइंट जो आएगा बहरोड, फिर आ जाएगा सेवर। ये पहाड़ियों के नाम हैं, बहरोड की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी। फिर जगह पूछें तो जगह है जीतगढ़, और जीतगढ़ कहाँ है? मनोहर, मनोहर नगर या मनोहरपुर भी लिख देते हैं। तो जैसे इसको कह लो कि हरियाणा का कोई गांव, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट, फिर हरियाणा, फिर भारत, ऐसे ही है ये। बहरोड पहाड़ी, सेवर पहाड़ी, जीतगढ़ के पास। और जीतगढ़ कहाँ पड़ेगा? मनोहरपुर में। कहीं कहीं मनोहरगढ़ लिखा है, वो यही इलाका है। यहाँ से निकल के आती है, और ये सारी बातें राजस्थान के बारे में हैं। आपके यहाँ एंट्री करती है, राजस्थान का एक बड़ा एरिया कवर करती है ये, और वहाँ से फिर आपके यहाँ राजस्थान में एक जगह पड़ती है कोट कासिम। कोट कासिम राजस्थान, ये रेवाड़ी के पास पड़ता है आपका रेवाड़ी राजस्थान के साथ सीमा लगाता है ना, MMR पढ़ा हुआ है हमने। तो कोट कासिम जो इलाका है ये राजस्थान का, यहाँ से फिर ये हरियाणा की तरफ मुड़ती है, और हरियाणा में जब ये एंट्री करती है तो हरियाणा के रेवाड़ी का एक इलाका पड़ता है झाबुआ। कौन सा इलाका पड़ता है? झाबुआ। तो दो छोटे इलाके कहें तो कोट कासिम से कहाँ आती है ये, और बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उनके राजस्थान के कोट कासिम से हमारे रेवाड़ी में, रेवाड़ी की जगह का नाम क्या है? झाबुआ। और यहाँ आके फिर आगे बढ़ती जाती है रेवाड़ी में, और 3 जिले आपके कवर करती है ये। हाँ, रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर, ये इंपॉर्टेंट है। बाकियों के जिले नहीं पूछेंगे, इसके जिले आ सकते हैं। एक चौथा देके कहेंगे किसमें नहीं बहती, महेंद्रगढ़ दे देंगे। तो ये याद रखना, रेवाड़ी के बाद गुड़गांव, गुड़गांव के बाद झज्जर। इसके बाद इसमें ढेर सारा पानी कहीं कहीं से बरसाती नालों का मिलता है, और इसमें सबसे ज्यादा पानी जो डालती है नदी, वो नदी है आपकी इंदौरी, इंदौरी नदी। अब ये इंदौरी कहाँ से निकलती है? ये भी ऐसी पहाड़ियों से, मेवात के आसपास का इलाका है आपका, मेवात की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे कहते हैं पहले इंदौर नाम का प्राचीन काल में कोई किला बनाया गया। वैसे इंदौर MP में है आज, लेकिन इंदौर का कोई किला आपके यहाँ भी था पहले, आज उसका साक्ष्य नहीं है कहीं भी। इसके पास से ये बहा करती थी, इसलिए लोगों ने इसका नाम क्या कर दिया? इंदौरी। तो मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली इंदौरी आपके यहाँ राजस्थान के एरिया से एंटर करके और फिर छुटपुट सा एरिया कवर करती है, और आपके यहाँ आके ये 2 भागों में बट जाती है। पानी कम होता है, नाली टाइप की बहती है, और दोनों जाके फाइनली साहिबी में ही गिर जाती हैं। एक पहले गिर जाती है साहिबी में, साहिबी साइड में बह रही है, एक आगे जाके नाले के रूप में। तो साहिबी को इस नदी के 2 धाराओं का बटा हुआ पानी मिल गया। किस नदी का? इसलिए आप कहते हैं कि सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। बाकी तो सारी है, ये बड़ी है। जैसे आपकी यमुना थी ना, किसकी सहायक? गंगा। ऐसे इंदौरी किसकी सहायक है? साहिबी की। ये देखो, इंदौरी 2 भागों में बट के किस में मिलेगी? ये साहिबी पे बांध बना दिया। किस गांव में? मसानी। मसानी कहाँ पड़ेगा ये? रेवाड़ी में। ये दक्षिण हरियाणा की या हरियाणा के दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। हरियाणा में लगभग 100-120 के बीच में अलग अलग वेरिएशन मिलेगा, इतनी बहती है। इंदौरी का पुराना नाम अंशुमती। बस इतनी कहानी इसकी है। अगला नाम क्या लिखा है? दोहान। दोहान एक छोटी सी रिवर है, और उससे अगली क्या थी? कृष्णावती। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों राजस्थान के आसपास से आती हैं और आपके एक ही जिले में एंटर करती है, महेंद्रगढ़। यानी ये दोनों एक आसपास के, एक नारनौल, एक प्रॉपर महेंद्रगढ़, इसका हिस्सा ही है नारनौल। तो आप ये सोचो, एक नदी ऐसे एंटर करती है। ये नाले हैं, नदी बस नाम की हैं ये, और यहाँ से एंटर करके फाइनली ये भी आगे जाके साहिबी में ही अपना पानी गिरा देती हैं। बारिश में जब पानी बढ़ता है तो ये दिखती हैं, वरना ये दिखती भी नहीं है। तो ये 2 रिवर महेंद्रगढ़ में मेन है। कौन कौन सी? दोहान और कृष्णावती। ये इंदौरी जो है किसकी सहायक है ये? और सबसे लंबी नदी? साहिबी नदी। साहिबी इतनी जितनी आपके हरियाणा में है, गिरती पड़ती सी बहती हुई झज्जर के बाद ये दिल्ली की तरफ चल पड़ती है नाले के रूप में, और एक नाले में जाके गिर जाती है जिसका नाम है नजफगढ़ नाला। जब आप हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो आप नजफ नाम के एक आदमी को पढ़ेंगे, उसी ने ये बसाया था। नजफ नाम के आदमी ने, नजफ खान ने नजफगढ़ बसाया था, और यहीं पे दिल्ली गेट लगा हुआ है, तो दिल्ली की एंट्री के लिए गेट लगवाया गया था।
इसमें एक बहुत बदबूदार सा, कहते हैं झील है लेकिन नाला है, इतना बदबू का नाला है कि वहाँ बस में भी नाक बंद करके निकलना पड़ता है। मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ कि ये नजफगढ़ झील के नाम पर बहुत गंदा बदबूदार नाला है और यहाँ बस सुअर ही घूमते नजर आते हैं। इस साहिबी में, साहिबी कितनी, सोचो कितना पानी लाती होगी जो किसमें गिरती है, नजफगढ़, नजफगढ़ नाले में। नजफगढ़ अंग्रेजी में नालाह लिख देते हैं, NALLAH, ये लिखा हुआ है सब कुछ। नजफगढ़ झील में वो गंदा बिल्कुल खराब बदबू का पानी आगे जाके फिर और किस में गिर जाता है, यमुना। तो आप देखो यमुना की कैसी दुर्गत है कि यमुना में ही सारी गंदगी जाती है। इससे ये पता चला कि आपके साउथ की सारी नदियां किसको पानी देती हैं, जैसे उत्तर वालियों ने किसको दिया था, घग्गर को, ऐसे साउथ की सारी किसमें गिरती हैं, क्योंकि ये दोनों अपना पानी इसमें, ये भी अपना पानी इसमें, ये नजफगढ़ झील में, नजफगढ़ झील यमुना में। तो फाइनली इन सबका पानी कहाँ गया, हाँ पानी दिखता नहीं है, बस ये कहने के लिए है, पढ़ाने के लिए, असलियत में पानी दिखेगा नहीं। तो ये दक्षिण हरियाणा की नदियाँ और उत्तर की हमने कंप्लीट समझ ली। अब किताब उठाओ, इनको पढ़ लेते हैं। हम थे पेज नंबर 93 पर, 93 का लास्ट पहुंचे थे टांगरी नदी पर ना, टांगरी तो पढ़ लिया था, ठीक है। चेतांग पर, चेतांग नदी की लंबाई बहुत कम है, 9 किलोमीटर, क्योंकि बारिश में थोड़ी दिखती है वरना दिखती नहीं, लिख लो यहाँ 9 किलोमीटर, सबसे छोटी में आती है ये। इसके बाद फिर आती है थापना, 15 किलोमीटर, ये दिखावटी नदियां हैं बस। 9 किलोमीटर चेतांग। पढ़ के देखो पहला पॉइंट, चेतांग नदी शिवालिक की पहाड़ी, इसको टिक कर लो, सारी शिवालिक से हैं सिवाय यमुना के, दक्षिण की सारी अरावली से हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और सरस्वती के समानांतर पैरेलल बहती है, घग्गर नदी की सहायक है, टिक कर लो, सरस्वती के समानांतर घग्गर की सहायक, सारी घग्गर में ही गिरती है ऊपर वाली। नेक्स्ट पे आना, इसे ऋग्वेद में दृशद्वती नाम से भी जाना जाता है। अब दृशद्वती डिस्प्यूटेड नदी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं साहिबी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये हमारी चेतांग ही दृशद्वती है। हिसार जिले की सीसवाल इसी नदी के किनारे स्थित है, सीसवाल टिक कर लो, सीसवाल। अब अगर इसको देखें लॉजिकली तो सीसवाल बहुत दूर है, इसकी लंबाई कितनी बता रहे हैं, 9 किलोमीटर। यहाँ लगता है कि ये बात झूठी निकलेगी कि दृष्टवती यही थी, कहाँ हिसार, कहाँ आपका यमुना नगर, तो बहुत लंबा सफर है। अगला पॉइंट टिक कर लो, पर ये याद रखना दृष्टवती वेदों में हम मान लेते हैं चेतांग को, सीसवाल इसी के किनारे थे। नेक्स्ट पॉइंट, राक्षी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। राक्षी कहाँ से निकली थी, ये पहाड़ों से नहीं निकली, ये मैदानों से निकली और बस 2 जिलों में बही। अगली है राक्षी, टिक करना। मौसमी नदी है, यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास शाहपुर गांव के मैदानी क्षेत्र से, इसको डबल टिक कर लो, मैदान, सारी की सारी शिवालिक से थी, ये मैदानी इलाकों से निकली। ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई, अंडरलाइन करना, लाडवा कुरुक्षेत्र लिख लो यहाँ, तो इसी से अगला है, यमुनानगर से निकल के कुरुक्षेत्र में चली गई, नामक स्थान पर चेतांग में मिल जाती है, इसे राका नदी भी कहते हैं। तो कौन सी नदी मैदानों से निकलती है हरियाणा की, किसकी सहायक है, चेतांग के किनारे कौन सी पुरानी सभ्यता थी, चेतांग का पुराना नाम। अब कितने किलोमीटर की बात करते हैं हम, 9, तो बरसाती नदी है, किसके पैरेलल चली थी, सरस्वती के, ठीक है। इसके बाद आ जाओ दक्षिणी अपवाह तंत्र। दक्षिणी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं, कितनी है दक्षिण की, 4 और उत्तर की 5। हमने राक्षी, चेतांग और ये थापना, ये एक्स्ट्रा में, ये हमेशा नहीं रहती। इसमें पहला पॉइंट टिक करो, साहिबी नदी, जिसका एक नाम है साबी नदी, लिख लो यहाँ साबी नदी, साहिबी, साबी, ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत हरियाणा की, तो इसे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ हरियाणा। यहां लिख लो, ये दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी। फिर पढ़ो आगे, ये नदी राजस्थान में जयपुर की सेवर पहाड़ी, अंडरलाइन कर लो, राजस्थान जयपुर सेवर पहाड़ी, यहीं ऊपर लिखो बहरोड पहाड़ी, सेवर के पास ही बहरोड पहाड़ी, सेवर पहाड़ी, बहरोड पहाड़ी, यहीं लिख लेना। जीतगढ़ तो शायद लिखा है, नहीं लिखा ना, लिख लो, जीतगढ़ के पास मनोहरपुर, बहरोड पहाड़ी, जीतगढ़ के पास मनोहरपुर,
इनमें से कोई एक मिल जाए, हमें ये सारी याद रखनी है। सेवर, बहरोड पहाड़ी, दोनों पहाड़ियां हैं, सेवर भी बहरोड भी। जीतगढ़ जगह का नाम है, मनोहरपुर बड़ी जगह का नाम है। ठीक है, तो 3-4 चीजें हमें याद रखनी है। आगे टिक करना, सेवर पहाड़ियों से निकलती है। और कोट कासिम, कोट कासिम किसके पास है? राजस्थान। लिख लो यहाँ राजस्थान। राजस्थान के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। किसके पास? झाबुआ, वो भी लिख लो यहाँ। अपने यहाँ है झाबुआ, इंपॉर्टेंट है झाबुआ। आगे ब्रीडिंग सेंटर पढ़ेंगे ना, तब इसका नाम आएगा। लिख लो झाबुआ। आगे पढ़ना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार रेवाड़ी के निकट, अंडरलाइन करना, रेवाड़ी के निकट मसानी गांव के बाद ये नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में विलीन हो जाती है। कौन कहता है इस बात को? इंडिया का जो सर्वेक्षण करते हैं वो कहते हैं ये रास्ते में गायब, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये चलती जाती है आगे। कहाँ तक जाती है ये रेवाड़ी, उसके बाद गुड़गांव, फिर झज्जर। ये हमारा दावा है, लेकिन भारत की सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है ये कहीं नहीं जाती, ये तुम्हारे यहीं गायब हो जाती है। कहाँ पर? रेवाड़ी में। लेकिन हम अपनी बात ऊपर रखेंगे और अपनी पेपरों में आई हुई है। ये टिक कर लो, क्षेत्र में विलीन। जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार, अब विद्वानों के अनुसार हमारी नदी बहेगी के अनुसार ये नदी नजफगढ़ झील में गिरने के बाद एक नाले के द्वारा यमुना नदी में मिल जाती है। तो सर्वेक्षण विभाग तो मैपिंग से बता रहा है कि आपकी नदी हो जाती है जी लुप्त, लेकिन विद्वान कह रहे हैं लुप्त नहीं होती। मैप को नहीं पता हमारी नदी कहाँ कहाँ निकल के जाती है। RGJ 3 जगह जाती है। ये टिक कर लो। एक नाले में, यहाँ लिख लो, अगला पॉइंट दिया है देखो, ये नदी हरियाणा में रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर में, यहाँ लिख लो RGJ, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। तुमने 6 जिले याद किए थे यमुना के, 5 याद किए थे घग्गर के, 3 याद कर रहे हो साहिबी के। एक उत्तरी हरियाणा की इंपॉर्टेंट थी, एक पूर्वी हरियाणा की, एक दक्षिणी की। दक्षिणी के जिले कितने हैं? 3। ये विद्वान मान रहे हैं, विद्वान। और वैसे सर्वेक्षण विभाग कह रहा है कि तुम्हारी ये नदी रेवाड़ी में घुसी, रेवाड़ी में ही खत्म। आगे पढ़ो, RGJ इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इंदौरी नदी साहिबी की सहायक है, तो सहायक तो सारी है, फिर ये क्या है? ये बड़ी सहायक है, लिख लो सबसे बड़ी, बाकी सहायक सारी के सारी हैं। इंदौरी नदी पे आ जाओ, अंशुमती लिख लो यहाँ, इसका पुराना नाम अंशुमती। इस नदी का उद्गम मेवात जिला, टिक करना, मेवात जिला, नूह कस्बा, तो नूह जिला हो गया, मेवात पहाड़ियों से प्राचीन इंदौरी किले, अब नहीं है ये किला, टिक कर लो, इंदौरी किले के निकट से उद्गम होने के कारण इसे इंदौरी नदी कहा जाता था। ये कई बार पूछ चुके। इंदौरी नदी की एक शाखा रेवाड़ी जिले की सीमा पर साहिबी नदी से मिलती है, दूसरी शाखा पटौदी, पटौदी किसका हिस्सा है? गुड़गांव के निकट साहिबी में मिलती है। तो इसके 2 हिस्से अलग बहने लगते हैं। कौन सी नदी के? इंदौरी। कहाँ से निकल कर आई? मेवात की पहाड़ियों से। और आपके यहाँ मेवात से और नूह से फिर आगे बढ़ के कितने हिस्सों में बटी? 2। एक पहले मिल गया और एक आगे जाके। किस में गिरे दोनों हिस्से? साहिबी। विद्वान कहते हैं साहिबी 3 जिलों को कवर करती है, RGJ, रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर। सर्वेक्षण विभाग कहता है तुम्हारी ये नदी रेवाड़ी में ही लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट टिक करना, दोहान, दोहान को ही वधूसरा भी कहते हैं, लिख लो वधूसरा, दोहान का नाम वधूसरा। पढ़ो, दोहान नदी का उद्गम स्थल ढोसी की पहाड़ियां, ढोसी तो हमें पता ही है, कहाँ है ढोसी? ढोसी की पहाड़ियां कहाँ हैं? महेंद्रगढ़ में एक जगह है कुल ताजपुर, यही तो है वो सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? ढोसी। कितनी ऊंची है? 652 मीटर। क्या नाम था उस आदमी का? महर्षि च्यवन, जिसने कितने साल तपस्या की? 7000 साल। तो ढोसी की कहानी टिक कर लो। दोहान, वधूसरा, ढोसी की पहाड़ियां। दोहान नदी राजस्थान के नीम के थाना क्षेत्र से निकलती है। आपके यहाँ अगर नीम के थाना को देखें तो राजस्थान का हिस्सा है, आपके यहाँ पूछे तो आप कहेंगे जी हमारे यहाँ ढोसी में। ये कभी आती नहीं है नदियाँ, बारिश में नाले के रूप में बहती हैं, तो हम कहते हैं ढोसी के आसपास। वो कहते हैं, दावा कर रहे हैं कि कहाँ से आ रही है? नीम के थाना से एंट्री है, फिर आपके यहाँ पानी बढ़ेगा। तो पेपर में नीम का थाना भी आ सकता है, ढोसी भी, दोनों टिक कर लेना। ये नदी हरियाणा में महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है, टिक कर लो महेंद्रगढ़, तो ढोसी है ही महेंद्रगढ़ में। बसई नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है। दक्षिण की सारी नदियां क्या हैं? लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। दोहान नदी राजस्थान में 29 किलोमीटर, हरियाणा में 50 किलोमीटर दूरी तक प्रवाहित होती है। कृष्णावती नदी, इसका नाम क्या है?
कसौती नदी, लिख लो कसौती, कसौती नदी। इनकी लंबाई पता है क्यों नहीं दे रखी? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? बारिश। लंबाई उसकी मापी जाए साल भर बहती हो। इनमें तो कभी पानी कम, कभी पानी ज्यादा, कभी बिल्कुल सूखी, कभी बाढ़, इसलिए लंबाई मैटर नहीं करती। कसौती लिख लो यहाँ। ये एक छोटी नदी है, टिक कर लो छोटी। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? कसौती, सबसे छोटी कसौती। कृष्णावती, जो राजस्थान में जयपुर से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई नारनौल के निकट प्रवेश करती है और कहते हैं यहीं गायब भी हो जाती है, महेंद्रगढ़ में ही गायब। लेकिन हमारा दावा पढ़ लो, कृष्णावती नदी नीम का थाना यानी राजस्थान, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर से प्रवाहित होते हुए अंत में बहरोड एक नाले में मिल जाती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ये एक्चुअली निकल के आती है राजस्थान में ना, सुन लो पहले इसको, कॉपर माइंस हैं। एक इलाका है राजस्थान में दरीबा, यहाँ कॉपर माइंस हैं, इसके आसपास से निकल के आती है ये। तो ये एग्जाम में आ सकता है, हरियाणा की कौन सी नदी राजस्थान की कॉपर माइंस के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो कौन सी है ये? कसौती। यहाँ लिख लो ये बात, ऊपर ही लिखो, दरीबा, कॉपर माइंस, राजसमंद राजस्थान से, दरीबा, कॉपर माइंस, माइंस, राजसमंद, ये जगह है ना राजस्थान में, राजसमंद राजस्थान, यहां से आती है ये दरीबा कॉपर माइंस यानी कॉपर की खदान। तो हरियाणा की कौन सी नदी कॉपर की खदानों के पास से निकलती है? कृष्णावती, जो छोटी नदी है। किस में मिलेगी ये जाके मिल जाएगी फाइनली। सबका पानी किस में गिरता है? साहिबी, और साहिबी का पानी यमुना में। कौन सी झील के सहारे? नजफगढ़ झील। कौन सी नदी तुम्हारी मैदानों से निकल के आई थी? राक्षी। किस में गिरी थी? कौन सी सभ्यता चेतांग के किनारे थी? और चेतांग की लंबाई कितनी बता रहे हैं? ठीक है, तो ये कॉपर माइंस को थोड़ा इंपॉर्टेंट में कर लेना, पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी कॉपर माइंस के पास से निकल के आई। ठीक है, आप बताओ साहिबी की सबसे बड़ी सहायक? इंदौरी को इंदौरी क्यों कहते हैं? कोई किला था वहां। वैसे कहाँ निकलती है? कहाँ से? मेवात। महेंद्रगढ़ की दो नदियां बताना, दोहान और कृष्णावती, ये महेंद्रगढ़ की है। 3 जिलों में बहने वाली दक्षिण की नदी साहिबी, RGJ। एक और कौन सी पड़ी? इंदौरी। किसकी सबसे बड़ी सहायक? वो कहां से आई? मेवात की पहाड़ियों से। तो ये ध्यान से पढ़ लेना सारे, नीम का थाना, मेवात की पहाड़ी इंपॉर्टेंट है ये। और वो क्या था? बहरोड और जीतगढ़, मनोहरपुर, सेवर। और कॉपर माइंस के पास से कौन सी आई? कृष्णावती। ठीक है, अब पेपर में नदियों पे क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं, इसमें तुम्हारे नंबर ना कटें। अगली हेडिंग देखो, हरियाणा की प्रमुख नहरें। मैंने पहले दिन तुम्हें नहरों का एक आइडिया दिया था, अगर तुम्हें याद हो। इसको दोबारा से सुन लो, किताब से पढ़ लेंगे। हरियाणा में नहरें कम है या ज्यादा? बहुत बड़ा जाल बिछा आपके हरियाणा में। इसका कारण, नहर कहाँ से निकल के आती है? नहर निकलेगी किसी नदी से। नहर अपने आप पानी नहीं रख सकती, नहर तो हमने बनाई है। नहर नदी के पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साधन है। तो ये नदियां जो आपकी इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी नदी है? यमुना। यहाँ से नहर निकाली। ये जो नदी है घग्गर, इसमें उतना पानी नहीं आता क्योंकि ये मौसमी है। तो आपने इस पे बांध तो बेशक बना दिए, लेकिन इससे ज्यादा नहर वहर आपने नहीं निकाली। आपने नहर निकाली पंजाब के और हिमाचल के इलाकों से। वहां से आप नदियों का पानी ले आए, क्योंकि पंजाब की बाउंड्री भी आपके साथ है और हिमाचल की बाउंड्री भी आपके साथ है। पहले यमुना की बात कर लेते हैं। हमने पहले दिन जाना था कि यमुना जब हरियाणा में घुसती थी, तो आज से भी हजारों साल पहले एक आदमी था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। उसने एक कच्ची नहर बना दी थी कि भाई यहाँ से पानी आगे तक पहुंच जाएगा। लेकिन उस टाइम न तो टैक्स का बहुत पैसा था, न इतने बढ़िया कोई कंक्रीट सीमेंट की नॉलेज थी। तो ये कुछ दिन तो चली बही, लेकिन जब इसमें धीरे धीरे करके ज़रूरत नहीं फील हुई लोगों को, तो इस पर ध्यान नहीं दिया। ये पहला आदमी जिसने इसके ऊपर काम किया, ये था पृथ्वीराज। आप सब जानते हैं पृथ्वीराज किस टाइम के राजा थे, क्योंकि इसकी 2 लड़ाइयाँ 1191 और 92। 1100 लिखा है, शताब्दी हमेशा एक आगे बोलते हैं। इसके बाद इस पे काम किया जिसने नहरों पे काम किया था, फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज ने 1335 में काम किया। इस टाइम एमबीटी का राज था, लेकिन कामकाज भाई बंधु हेल्प कराते हैं ना, तो इसने हेल्प कराई। ये वो आदमी है जिसको आप कहते हैं नहरों का और शहरों का निर्माता। शौकीन था नहरें बनाने का और शहर बसाने का। फिरोज ने काम किया था। ये दोनों अगर आप जानते हैं तो ये आदमी, इसके बाद दिल्ली सल्तनत आएगी। इसके इनफैक्ट इसके जाने के कारण ही दिल्ली सल्तनत आएगी। जब ये खत्म हो जाएगी इनकी कहानी, तभी तो आपके यहाँ गौरी हावी होगा। फिर गौरी मरेगा, उसका नौकर, उसका गुलाम, गुलाम वंश, जिसमें फिर ग ख त तुगलक वंश आएगा। यानी ये गुलाम वंश ने काम किया, और उससे पहले, गुलाम के आने से पहले पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश ने काम किया। इसके बाद इस पे ज्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया, क्योंकि इस बीच में दिल्ली में और आगरा में और लाहौर में ही लोग आवाजाही में लगे रहे। आपके यहाँ सबसे ताकतवर जो एक साम्राज्य था वो मुगलों का था, लेकिन मुगलों ने, आपने देखा, कभी कोई ज्यादा ध्यान इस तरफ इसलिए नहीं दिया कि भाई अलग से इस पे काम कराना है। नहर थी, सफाई करवाते थे, काम चल रहा था। जब ये मुगल खत्म हुए, एक मोटे तौर पर 1707 में, वैसे तो ये 57 तक चलेंगे, औरंगजेब मरा, उसके बाद ये काम काज भी बंद हो गया, और धीरे 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 करके इसमें इतनी गाद, रेत, सिल्ट भर गया पूरा कि इसमें पानी चढ़ना ही बंद हो गया। यहाँ कोई बांध तो था नहीं, वो तो नहर निकाली गई थी, वो सिल्ट बढ़ता गया। तो जैसे अब भी तो करते हैं ना, गांव में जहां पानी रोकना हो तो वहां थोड़ी मिट्टी डाल दो, पानी रुक गया, दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ा। यहाँ नेचुरली सिल्ट इकट्ठा हो गया, तो आपके यहाँ से पानी आने का सोर्स कट गया, और फिर ये पानी सीधा दिल्ली की तरफ जाने लगा। अब जब अंग्रेजों ने हमारा हरियाणा संभाला, तो उनको लगा कि हरियाणा 1803 के बाद अंग्रेजों के हाथ में आया था हरियाणा, तो इन्होंने 1809 तक तो हम भी लड़ते मरते रहे कि अंग्रेजों के अधीन हम नहीं रहेंगे। फाइनली 1809 में हरियाणा पे पूरा कब्जा था अंग्रेजों का, और इसीलिए अंग्रेजों ने 1817 में हरियाणा से टैक्स उगाही के लिए ध्यान दिया कि क्या अच्छा कर सकते हैं। तो देखा ये नहर बनी हुई है, लेकिन सिल्ट, गाद, रेत, अवसाद इकट्ठा है, इसको हटवाया जाए, इसको सिस्टमैटिक बनवाया जाए, क्योंकि ये पुरानी नहर जो थी इसमें लीक होता था, पानी वेस्ट ज्यादा जाता था। तो अब इंजीनियर बुलाए गए, अब से पहले कोई बड़ा इंजीनियर नहीं था, अब इंजीनियर बुलाए गए और 3 साल तक काम कराया इस नहर के ऊपर। यहाँ की भाई नहर को पक्की करो, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि पानी बीच में से रिसे ना, यानी बहुत बढ़िया तरीके से, एक बार पैसा लगता हो लगा दो, आगे कई सालों तक बैठ के खाना है, इनसे टैक्स लेना है। तो ये काम किसने कर दिया था? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1817 में 3 साल और लगे। इसके बाद 1832-33 में इन्होंने यहाँ एक बैराज बनाने का प्लान बनाया। ये बैराज बनने वाला था ताजेवाला, जिसको आप ताजेवाला बांध कहते हैं ना, बांध ऊंचा होता है, बैराज थोड़ा नीचा। तो ताजेवाला वाली जगह जहां आज है, यहाँ एक बैराज बनाने का प्लान किस सन में आया इनके दिमाग में? 32-33 में। यहाँ के बाद इसका चैप्टर इतना ही है। इसके बाद बैराज की अगर बात करें, ये जो ताजे वाला बैराज बन के सामने आया और जो इसमें कामकाज शुरू हुआ पानी को एक डाइवर्ट करने का, ये आप देखते हैं 1873 में जाके। अगर पूछे ताजे वाला की ओपनिंग कब है, तो उसमें लिखा हुआ है ओपनड, उसमें सन लिखा है 1873 में। यानी क्रांति के बाद थोड़ा ये इन्होंने काम किया होगा, क्योंकि महारानी ब्रिटेन आ गई, फिर इस पे बढ़िया काम किया। 73 के साथ साथ अब इसमें पानी की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि अब बैराज बन गया। अब उनके हाथ में है पानी कितना जाने देना है, कितना रोकना है। तो अब यहाँ पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और पानी की मात्रा बढ़ेगी तो आप ये लगाओ, नहर में पानी ज्यादा आएगा तो आगे उसकी उपनहर बना देंगे, शाखाएं बना देंगे, और पानी को पूरे हरियाणा तक ले जाएंगे। जब वो कच्ची नहर थी ना, तो इतनी लंबी नहीं थी नहर। अब इस यहाँ पे क्या बना दिया गया, ये बैराज में तो आपके हाथ में पानी है, आप सारा दिल्ली का रोक दो, यूपी का रोक दो, सारे पानी को फ्लो कर दो हरियाणा की तरफ, ये तो आपके हाथ की बात है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपनी नहर, जो पुरानी छोटी नहर थी, कच्ची थी, पक्की होने के बाद इसकी अलग अलग शाखाएं बना दी। और इसी सीरीज में एक सबसे लंबी शाखा बनाई गई, सिरसा शाखा। सिरसा शाखा ये कब बनी थी? 1889। नेहरू का जन्म हुआ तब ये बननी स्टार्ट हुई थी। 5-7 साल लगते हैं एक नहर की शाखा बनाने में, कोई एक दिन का काम नहीं था। और ये आज से बहुत पुरानी बात है, तब इतने कोई भारी ट्रक और ये सब चीजें नहीं चलती थी। तो ये नेहरू के जन्म के साथ ये सिरसा शाखा का काम पूरा किया, शुरू किया, फिर आगे तक पूरा 95 तक। जब ये बनाया था ना, कौन सा बैराज था ये? तो उस टाइम पर कुछ सालों के अंदर ही कहा सोम्ब नदी पर भी बैराज बना दो। सोम्ब याद है? पथराला।
तो एक नया बैराज बनाने का प्लान हुआ पथराला। ये कब बना था ये वाला बैराज? 1873 में, पानी के लिए ना। वैसे 32-33 की बात थी। पथराला उसके 2 साल बाद, ये 73 में था, कितना था? 1875-76, इसमें पथराला बैराज बना के फिर उसकी भी नहरें निकाली गई। दादूपुर नलवी नहर अगर तुमने सुना हो, पथराला बैराज, बिल्कुल, जो ये यहाँ इसके करनाल और कुरुक्षेत्र के एरिया को कवर करती हैं। तो इस नदी पर 2 बांध लगातार में बने हैं, एक पथराला और उससे पहले बना था ताजेवाला। यहाँ इसकी शाखा का नाम क्या है? सिरसा। ये सब 1900 से पहले हो गया था, सब कुछ 1900 से पहले, क्योंकि हमने देखा कब कब काम शुरू हुआ। सबसे पहला काम किसने करवाया था? 12वीं शताब्दी, फिर 14वीं शताब्दी, फिर 1817। ये किसने काम कराया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1832-33। लेकिन इसके बाद ये काम उतना ध्यान से नहीं किया, फिर काम बढ़िया हुआ 1873। क्या बना था यहाँ? यहाँ बना था ताजेवाला बैराज से पानी ज्यादा निकल सकता है, इसलिए हमने और काम करना पड़ा। और हमने इसके 2-3 साल बाद 1875-76 में क्या बना दिया? पथराला बैराज का नाम है। नदी जो है ना वो सोम्ब है, और इससे फिर नहर निकलेगी दादूपुर नलवी नहर, जो 109 किलोमीटर जाएगी। तो ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से 1873 के बाद 1889 में कौन सी शाखा? सिरसा शाखा। फिर लंबे टाइम तक अंग्रेज यहाँ से चले गए, हमारा ताजेवाला बढ़िया काम करता रहा। लेकिन एक लंबे समय के बाद ताजेवाला में प्रॉब्लम आने लग गई, सिल्टिंग यहाँ भी स्टार्ट। भाई पानी है तो गाद गंदगी रेत तो आएगा, यहाँ भी सिल्टिंग स्टार्ट हो गई। और यहाँ साइड में पानी जो है ना वो ऊंचा हो गया, तो आगे की तरफ बढ़ने लगा, साइड में पानी चढ़े ही ना, इसलिए कहा इसको छोड़ देते हैं, ताजेवाला को यहीं छोड़ते हैं। और ताजेवाला की इंपॉर्टेंस को अब आगे जाके हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो इससे 2 किलोमीटर दूर एक दूसरा बना दिया, जिसका नाम है हथिनी कुंड बैराज। आज आपका ताजेवाला काम नहीं कर रहा, कौन सा चल रहा है? हथिनी कुंड। दोनों को हम एक इसलिए मान लेते हैं क्योंकि काम एक ही कर रहे हैं और एक ही जिले में है, महज 2 किलोमीटर की दूरी भर है। ताजेवाला ही नए रूप में क्या बन गया है? हथिनी कुंड। लेकिन दोनों अलग अलग जगह है, ऐसा नहीं कि जगह एक ही है। अब हम हरियाणा में हैं तो हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल आदमी ताजेवाला हथिनी कुंड को एक ही मान लेता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण आपका पेट भरता है हरियाणा का। इससे बहुत सारी शाखाएं निकली हैं। कौन से वाली नहर से? इससे नदी से यमुना। ऐसे ही सेम एक नहर है, एक नहर हमने पढ़ ली पश्चिमी यमुना, जिसकी ये सिरसा और ये सब पढ़ी। एक नहर है बहुत इंपॉर्टेंट, भाखड़ा नांगल। बताना कहाँ है ये? भाखड़ा कहाँ है? भाखड़ा है हिमाचल में और नांगल है पंजाब में। इनमें 15 किलोमीटर का अंतर है। जैसे हथिनी कुंड और ताजेवाला अलग है ना, हम अपनी भाषा में कहते हैं भाखड़ा नांगल, क्योंकि नॉर्मल आदमी को इतने में भाखड़ा नांगल। लेकिन अब हमें पता चलेगा कि ये भाखड़ा और नांगल अलग अलग डैम हैं। भाखड़ा, दोनों डैम एक ही नदी पर हैं। किस पर? हाँ, भाखड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, और नांगल है पंजाब। ये दोनों सीमा पे बिल्कुल पास हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सीमा पंजाब से भी टच है और आपकी सीमा हिमाचल याद करो पंचकुला को भी टच करता है, और पंजाब भी पंचकुला को। तो आपके बीच में, यानी आपको दोनों का फायदा मिल सकता है। लेकिन आपके यहाँ जो मेन पानी आता है ना, वो नांगल की तरफ से आता है, जो किसका हिस्सा है? पंजाब का। आपके यहाँ पंजाब वाले का पानी ज्यादा आता है, और आपके यहाँ इससे ही नहर निकाली गई है। आपके हरियाणा में जो एंट्री लेती है एक जगह पर, जिसका नाम है टोहाना। तो वैसे कह देते हैं भाखड़ा नांगल, लेकिन बांध बनाकर जो नहर आपके यहाँ तक आएगी वो एंट्री कहाँ से करेगी? टोहाना से। अब ये याद रखना, भाखड़ा जानबूझ के पूछेंगे, देखते दिमाग कहता है पंजाब, नहीं, भाखड़ा कहाँ है और नांगल कहाँ है? दोनों की नदी एक है, काम भी एक जैसा है बस, लेकिन अब हमें अलग अलग याद रखनी है। टोहाना से, टोहाना कहाँ पड़ेगा आपका? टोहाना से आपके यहाँ जो नहर एंटर करती है वो किस नदी का पानी लाई है? सतलुज का। पंजाब की तरफ से वो निकाली गई है, और यहाँ से टोहाना से फिर वो, ये मान लो यहाँ पे एंटर करती है, यहाँ टोहाना में,
फिर इसकी अलग अलग ब्रांचेस आपको मिलेंगी और इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जिनमें से एक है हांसी हिसार की वाली ब्रांच और एक है जींद कैथल वाली। हांसी वाली एक ब्रांच इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक जींद कैथल वाली। इनका सारों का पानी मिला के जो पीछे से वो नहर आ रही थी ना, पश्चिमी यमुना नहर, उसके फीडर को कनेक्ट कर दिया गया और अब पूरा हरियाणा आराम से पानी की किल्लत से उबर सकता है, सिर्फ इस कारण क्योंकि एक नहर आपकी यहाँ से बड़ी आ गई और एक नहर आपकी इस तरफ से बड़ी आ गई, तो पूरा मध्य हरियाणा आराम से खेती कर पाता है। इनके कारण ये जाल बिछा दिया। पुराने वाली नहर को हमने देखा था, ऐसे अलग अलग शाखाएं थी इसकी सबसे लंबी शाखा कौन सी थी? सिरसा। ऐसे ही इसकी टोहाना वाली जो एंट्री है, इसकी भी शाखाएं, महेंद्रगढ़ तक भी नहर गई हुई है। जवाहरलाल नहर बनाई है महेंद्रगढ़ तक पानी। वो कहाँ से आई है नहर? वो जिसने एंट्री कहाँ से ली थी? टोहाना। यहाँ से फिर आगे ले जाके पूरा साउथ की बेल्ट तक हम सिंचाई कर पाते हैं। तो ये दो बड़ी नहरें हैं, एक आपकी पश्चिमी यमुना नहर और एक भाखड़ा नांगल से जो आपके यहाँ एंटर करती है। कहाँ पर? टोहाना। आपके यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इलाका है अंबाला। अंबाला में पानी कम होगा या ज्यादा? अंबाला में थोड़ा दिमाग यूज करो, बारिश का इलाका होगा क्योंकि तलहटी है पहाड़ों की ना, पानी बढ़िया है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी हमेशा बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, इसीलिए आपके यहाँ अंबाला में उत्थापक सिंचाई भी लगाई गई थी। उत्थापक सिंचाई यानी फवारा नहीं है, ये अलग है। उत्थापक से, अब सुन लो वरना तुम्हें हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। ये उत्थापक सिंचाई की योजना अंबाला के लिए सबसे पहली उत्थापक सिंचाई की योजना थी आपके यहाँ, और इससे आपने अंबाला तक पानी प्रोवाइड करा दिया। वैसे तो अंबाला रिच है, अंबाला को कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पानी की, लेकिन क्योंकि खेती का पानी आपकी मर्जी से नहीं आ सकता, जो ये बारिश का पानी है, इसीलिए आपने यहाँ भी अपनी नहरें पहुँचा दी। तो अब सोचो, अंबाला में, यमुनानगर में, कैथल में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत, सोनीपत, आगे इस तरफ निकले जींद, सिरसा, हिसार, सारी बेल्ट किससे कवर कर दी हमने? नहर से। इसलिए कहते हैं हरियाणा में नहरों का जाल बिछा हुआ है। टोहाना को कहते हैं नहरों का शहर या नहरों का नगर। ये इंपॉर्टेंट है सारी बातें। आ गई समझ में? ये जल्दी से पढ़ेंगे। अब हरियाणा की प्रमुख नहरें। हरियाणा की मुख्य रूप से सिंचाई, पेज 95 पर, मुख्य रूप से सिंचाई ट्यूबवेल और नहरों से ही की जाती है, परंतु हरियाणा की प्रमुख नहरों में पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी किस सदी में देखी गई थी? 12वीं में। तो इससे पहले कोई थी ही नहीं। 12वीं सदी में जो यमुनानगर ताजेवाला से निकलती है। ताजेवाला पहले बना या नहर पहले बनी? नहर पुरानी है, ताजेवाला तो बहुत बाद में आया। आगे पढ़ना। जिसकी लंबाई 300, ये गलत लिखा है, 3000 काट दो, 325 किलोमीटर लिख लो, ये टाइपिस्ट की थोड़ी गड़बड़ है, 325 किलोमीटर। और हरियाणा में कितनी है? 86, लिख लो यहाँ 86 किलोमीटर। मेन जो है अपनी, जैसे 325 तो शाखाएं भी तो ना, उप शाखाएं, शाखाएं, मेन पूछे कितनी लंबाई है? 86 किलोमीटर। किसकी? पश्चिमी यमुना नहर की। वैसे टोटल सारी शाखाएं मिला लोगे छुटपुट तो 325, लेकिन मेन जिसको कहते हैं ये है पश्चिमी यमुना नहर, उसकी लंबाई है 86 किलोमीटर। आगे पढ़ना। यमुना नहर द्वारा रोहतक, करनाल, अंबाला, सिरसा, सोनीपत, राजस्थान और दिल्ली के भागों में भी सिंचाई। याद है मुनक नहर? कहाँ तक दे रखा है पानी? दिल्ली तक। तो दिल्ली तक हमारे और ये तो हम पहले कितना % पानी इस्तेमाल करते थे, अब कितना कर रहे हैं? 1994 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिल्ली के साथ साइन किए थे, इसीलिए। अगला पॉइंट देखो। भाखड़ा नहर सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाकर, भाखड़ा के ऊपर लिख लो हिमाचल प्रदेश और नांगल के ऊपर लिख लो पंजाब। अलग अलग हैं। कितना अंतर है दोनों में? 15 किलोमीटर का अंतर, ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों अलग हैं, ये हमें पता होना चाहिए। एक हिमाचल में है, एक पंजाब। दोनों की सीमा आपसे लगती है, पंजाब की भी और हिमाचल। हिमाचल के साथ आपके कितने जिले हैं? 3, और हिमाचल के 2, आपके पंजाब के साथ 6 और उनके 7, हमारे 6, हमारे 7, अच्छा हमारे 7 उनके 6, हमारे भी 7 उनके भी 7, हमारे 7 उनके 5, यूपी। चलो जल्दी से टिक करना। भाखड़ा नांगल तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब तुमने लिख लिया। ये नहर निकाली गई और ये नहर पंजाब से होती हुई, टिक कर लो, पंजाब से होती हुई हरियाणा में टोहाना में प्रवेश करती है, फतेहाबाद। नहरों का नगर लिख लो टोहाना के पास।
नहरों का नगर, नहरों का नगर टोहाना। घग्गर आपके यहाँ पंचकुला से थी, फिर घग्गर चली गई थी बीच में पंजाब, फिर जींद के आगे आपके यहाँ मुड़ के आई थी। कहाँ आई थी? टोहाना। यानी घग्गर की वापसी भी टोहाना से थी और नहर जो आपके पंजाब साइड से आई वो भी टोहाना। तो नहरों का नगर क्या हुआ? टोहाना। टोहाना कहाँ है? फतेहाबाद। अगला पॉइंट टिक करना, पश्चिमी यमुना नहर। ये नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। ये नहर 1879 को काट दो, 1873 लिख लो यहाँ, 1873। और अगर 73 नहीं मिला तो हमें मिलेगा 1832-33, वो भी लिख लो, 1832-33। 32-33 की बात है जब कंपनी का राज था और 73 की बात है जब महारानी ब्रिटेन का राज था। 1817 भी लिखेंगे, भी आगे जाके मैं लिखवा दूंगी, चिंता ना करो। पहले यहाँ बस 2 डिजिट लिखो, 1873/1832-33। 17 की बात करेंगे अभी आगे। आगे पढ़ो इसको। यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई। इसके द्वारा करनाल, रोहतक, अंडरलाइन कर लो कहाँ कहाँ पानी जाता है, करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत जिलों के साथ साथ राजस्थान के कुछ भागों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई। तो इस पश्चिमी यमुना नहर से कितने लाख हेक्टेयर? 5 लाख हेक्टेयर, बहुत ज्यादा जमीन की सिंचाई करते हैं। अगला टिक करना, भाखड़ा नहर कहाँ से एंट्री हुई थी? टोहाना से। कहाँ है भाखड़ा? अगर बांध आया भाखड़ा तो तुम कहोगे एचपी, और नांगल आया तो पंजाब में। ये भाखड़ा बांध नहीं है, भाखड़ा नहर है। ये तुम्हारे यहाँ टोहाना में अलग अलग हैं दोनों चीजें। भाखड़ा नहर, ये नहर सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर, अब देखा ऐसे फंसोगे तुम, वो कहेंगे भाखड़ा नहर किससे निकलती है, और ऑप्शन में होगा भाखड़ा बांध, नांगल बांध। तो तुम्हें क्या टिक करना है? नांगल। नाम रखा भाखड़ा नहर, निकाली किससे है? नांगल से। नांगल कहाँ है और भाखड़ा कहाँ है? हिमाचल। नहर का नाम रखा भाखड़ा नहर, आपके यहाँ आई टोहाना से, लेकिन भाखड़ा से निकल के नहीं आई, निकाली है नांगल से। ऐसे वो दुखी करते हैं। तो ये टिक कर लो, भाखड़ा नहर सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर निकाली गई। यहाँ लिख लो भाखड़ा बांध से नहीं निकाली, ये उल्टा कर रखा है, भाखड़ा बांध से नहीं निकाली। तो भाखड़ा नहर भाखड़ा से ना निकाल के किससे निकाल दी? नांगल से। नांगल है पंजाब में और भाखड़ा है हिमाचल में। नदी दोनों की एक है, ज्यादा अंतर भी नहीं है, लेकिन पूछें तो हमें पता हो कि भाखड़ा नहर किससे निकल के आई? नांगल से। भाखड़ा बांध से नहीं, नांगल बांध से। चलो आगे पढ़ो इसमें। नांगल बांध बनाकर, ये भाखड़ा बांध कब बना था? एक आदमी ने बहुत बहुत कोशिश की थी, सर छोटू राम ने। सर छोटू राम ने आजादी से पहले 1945 में, उस टाइम ना पंजाब था, हरियाणा था ही नहीं, तो पंजाब ने बिलासपुर के राजा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई आपके यहाँ से जो ये पानी आता है हमारे यहाँ तक नहर पहुंचवा दो। ये जिस आदमी ने इतनी मेहनत की आजादी से पहले, कौन थे ये? सर। ये नहर बननी स्टार्ट भी हो गई थी 1948 में, लेकिन बनने से पहले छोटू राम जी एक्सपायर हो गए। ये एक्सपायर हो गए थे 54 में, इसको उल्टा कर दो 1954 में। 48 से इस नहर का काम स्टार्ट हुआ, फिर छोटी छोटी शाखाएं बनती रही, लेकिन फिर आगे जाके कई साल बाद जाके इसमें प्रॉपर तरीके से जो वो जो चाहते थे वैसा पानी इसमें कम से कम 10-12 साल बाद आया। वैसे इनकी डेथ के बाद पानी चला दिया था एक छोटे से एरिया के लिए। ये अंडरलाइन कर लो यहाँ। हम पहुंचे हैं, हाँ नांगल बांध पड़ रहा है ना, यहाँ लिखो 1948 से 1963 भाखड़ा बांध बना। 1948 से 1963 भाखड़ा बांध बना। 48 से 63। और जब इसका जैसे बांध बनता है तो नदी का रास्ता रोकना पड़ता है ना, या उसका रास्ता मोड़ना पड़ता है। तो वहां पे जब जैसे रिवर बेड सूख गया, भाई नदी थी वो सुखाई होगी, मतलब एक तरफ मोड़ी होगी, वो हिस्सा सूखा होगा, तो खुद पंडित नेहरू आए थे और कहते हैं कंक्रीट का पहला जो तसला भर के डाला था ना, वो पंडित नेहरू ने डाला था। और उन्होंने कहा था ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये बात पता है ना सब लोगों को। ये कहाँ आए थे? वो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के डैम के जब शुरुआत थी तब, तो पंडित नेहरू खुद पहुंचे थे यहाँ। तब ये भाखड़ा नांगल वाला प्रोजेक्ट हमारा भी माना जाता था, क्योंकि हम क्या थे? हरियाणा। मतलब हरियाणा क्या था? पंजाब। पंजाब में जितनी चीजें हुई वो हमारे यहाँ भी तो हुई। 56 में आपके यहाँ यूनिवर्सिटी बनी KU, राष्ट्रपति आया, तो हम कहते हैं हरियाणा, क्योंकि हम बाद में अलग हो गए थे।
ये टिक कर लो। तो 48 से 63 भाखड़ा बांध बना था। और कौन आया था इसके उद्घाटन, इसकी शुरुआत में नेहरू आए थे। जैसे अब ये अपना मंदिर बना था, कौन से वाला, ये राम मंदिर, तो याद है तुम्हें, इसमें मोदी जी ने वो ईंट रखी थी ऐसे, वो सिल्वर उसमें लपेट के, ऐसे ही सेम उस टाइम पे किसने काम किया था पहला? पंडित नेहरू ने। जल्दी से अगला टिक करना। इसके द्वारा सिरसा, रोहतक, हिसार के 5 लाख हेक्टेयर, आप पश्चिमी यमुना को भी ऐसे ही पढ़ रहे थे, 5 लाख हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की जाती है। भाखड़ा की 2 शाखाएं टिक करना नहर की, नरवाना और बरवाला। नरवाना शाखा जींद में और बरवाला हिसार। अब एक बार मैप में देखो जरा जींद को जल्दी से, इसी पेज, पिछले पेज में देखो जींद, जींद के ऊपर क्या पड़ता है? कैथल। तो जो ये नरवाना है ना जींद, इसकी शाखा जींद और कैथल को पानी देती है। बरवाला कहाँ है? हिसार। हिसार के ऊपर देखो फतेहाबाद, इसको पानी देती है शाखा। यानी 4 जिले कवर कर लिए इसने मोटे तौर पर। आगे फिर इसकी छोटी छोटी अलग नहरें हैं। वापस पढ़ के देखो, नरवाना शाखा कहाँ है? नरवाना जींद में, यहाँ अंडरलाइन कर लो। नरवाना शाखा लिंक कैथल और जींद में सिंचाई होती है। बरवाला लिंक से हिसार और फतेहाबाद में। इन दोनों नहरों को पश्चिमी यमुना नहर फीडर प्रोजेक्ट के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये 2 जो लिंक हैं, इनको किससे जोड़ दिया? पश्चिमी यमुना नहर फीडर। पश्चिमी यमुना ज्यादा पुरानी है या भाखड़ा नांगल? नहर तो बहुत पहले की थी, ताजे वाला तो बाद में बनाया। ऐसे ही ये वाला बांध बाद में बनाया। कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा कहाँ है और नांगल कहाँ है? लेकिन भाखड़ा नहर कहाँ आती है? नांगल बांध से निकाल के हरियाणा के टोहाना में। कितने लिंक बना दिए? 2, एक नरवाना और एक बरवाला। नरवाना वाला जींद और कैथल, और बरवाला वाला हिसार और फतेहाबाद। फिर आगे जाके इनका पूरा जाल चलेगा। ये 4 याद रखना, ये लिंक। इनको किससे जोड़ दिया गया? पश्चिमी यमुना नहर का फीडर लिंक से। चलो, ये इतना कंप्लीट समझ में आ गया सबको? बाकी कल पढ़ लेंगे फिर।